सदैव सत्य के साथ। महत्वपूर्ण बात और मुलाकात इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी मास कम्युनिकेशन डायरेक्टर डॉक्टर वारिस अहमद खान से। नमस्कार, मैं राज चौधरी, न्यूज इंडिया टीवी से सदैव सत्य के साथ। आज हम हमारे वारिस अहमद खान साहब जो इंदिरा गांधी के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर मास कम्युनिकेशन से हैं, उनके साथ में हैं और हम काफ़ी सारे मुद्दों पे बात करेंगे और वो मुद्दे होंगे एजुकेशन पे होगा, राजनीति आज के जो होते हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम सदैव सत्य साथ में वारिस साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, वारिस साहब किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोगों को, हम जैसे पत्रकारों को इन्होंने ट्रेन किया है और आज इस फील्ड में बहुत सारे इनके अंडर गाइडेंस में जिन लोगों ने पत्रकारिता सीखी है वो आज हमारी ही तरह अदर्स न्यूज चैनल्स में और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो वारिस साहब, आप देख रहे होंगे कि आज की जो प्रेजेंट की जो सिनेरियो, जो नैरेटिव बनाया गया है, मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आज जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, सेंटर में इंडिया गवर्नमेंट है, वो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि सबका साथ सबका विकास कहीं नज़र नहीं आता और किसी एक विशेष वर्ग के लिए टारगेट किया जाता है कि भाई कि इनके लिए हम काम करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनके साथ काम किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैं किन के लिए बात कर रहा हूँ। खासकर एक वर्ग ऐसा है जिसके लिए उनका एक टारगेट है कि भाई जय श्री राम का नारा लेकर के, और आप ये कहते हैं कि पहले कभी हमारे देश में बहुत अच्छा होता जय श्री राम बोला जाता था, लेकिन आज शिया को हटा करके राम का नाम लेकर के सिर्फ राम के नाम पे राजनीति हो रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा नाम डॉक्टर वारिस अहमद खान है और मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के मीडिया सेंटर में एज डिप्टी डायरेक्टर रहा। मैंने तकरीबन 30-31 साल वहाँ पे काम किया और 50-60 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए, जो मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्रीज़ एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे। और अब मैंने अपना मीडिया सेंटर खोल लिया है अबान मीडिया सेंटर के नाम से, और अबान फिल्म्स का मैं डायरेक्टर हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। आपने जो सवाल किया वो बहुत ही सेंसेशनल सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं खुश हूँ कि आपने ये सवाल किया। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। हमारा देश एक घर की तरह है और मोदी जी इस घर के मुखिया हैं, और मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो घर को ऑर्डर में रखे। ऑर्डर का मतलब ये है कि आपस में जो उस फैमिली के लोग हैं, आपस में सब मिल के रहें, एक दूसरे के वक्त पे काम आएँ, एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, एक दूसरे से नफरत न करें, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें। और इस स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी मुखिया की होती है। जैसे एक देश की स्थिति को अच्छा पुरअमन माहौल बनाए रखने की जिम्मेदारी मुल्क के प्रधानमंत्री की होती है, और ये उनका कर्तव्य है कि वो ये देखें कि हमारे देश में अमन रहे, भाईचारा रहे। देखिए, तारीख गवाह है, अगर हम पीछे जाएं और पीछे जाके देखें तो तारीख हमें बताएगी कि जब जब हम कमज़ोर हुए, जब जब हम आपस में एक दूसरे से अलग होकर रहे, तब तक बाहरी ताकतों ने हम पे हमला किया, हम पर कब्जा किया, हमें ग़ुलाम बनाया, हम पर राज किया। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद बिन कासिम से आने से पहले, जो 8th सेंचुरी में आए थे, उनसे पहले जो यहाँ पे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे, वो आपस में लड़ते रहते थे, उनमें एकता नहीं थी, और उसी वजह से बाहर से मुसलमान शासक यहाँ आए। उन्होंने देखा कि ज़मीन खाली है और उन्होंने यहाँ के हम पर रूल किया, जुल्म नहीं किया, रूल किया। उनका मकसद सिर्फ साम्राज्य फैलाना और रूल करना था। वारिस साहब, लेकिन मैं बीच में माजरा चाहता हूँ, को रोकना चाहता हूँ। जैसे कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम आपस में लड़ते रहते थे, आज हम रूल करें उन्होंने, लेकिन आज भी तो लगता है कि जैसे आपने मोहम्मद उनका नाम लिया, बिन कासिम जी का नाम लिया, आज ऐसा नहीं लगता है कि सेम वही सिनेरियो दोबारा से वही नैरेटिव लौट करके वापस आ गया है कि पहले हम आपस में लड़ते थे, लेकिन आज लड़ाया जा रहा है, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है, जात पात के नाम पे लड़ाया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है। एक यहाँ पर कहते हैं कि
किसी भी मुल्क को शिक्षित करके ही आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आज आप देख रहे होंगे कि शिक्षा का स्तर किस तरह कहाँ पर आ गया है, मैं उस पर भी आपसे रोशनी डालना चाहूँगा। जी। असल में शिक्षा का मामला ये है कि हम अगर शिक्षित कर देंगे अपने आवाम को तो उनके ऊपर रूल करना आसान नहीं होगा। इसलिए शिक्षा के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। जितना हो सके उतना जाहिल रखो और जितना हो सके उतना गरीब रखो। तो आज की स्थिति ये है कि जाहिल लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी पॉपुलेशन है और गरीब तो तकरीबन 70 से 80% जो हमारी आवाम है, जो जनता है, वो गरीब है, गरीबी रेखा के नीचे रहती है। तो ये पॉलिसी होती है, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि लोगों को गरीब रखो और लोगों को अशिक्षित रखो ताकि ये लोग आवाज़ ना उठा सकें। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी है कि हम पॉलिटिशियंस जो अपनाते हैं वो ये है कि इनको दूसरे दूसरे मुद्दों में उलझा के रखो ताकि ये असल जो मुद्दा है बेरोज़गारी का और शिक्षा का और स्वास्थ्य का, इसकी तरफ इनका ध्यान ना जाए, ये उसमें उलझे रहें। और ये हम समझ नहीं पाते कि हमें उलझाया जा रहा है। हम ना उलझें बल्कि मूल जो हमारे हमारे मुद्दे हैं और जो हमारी परेशानियां हैं हम उस पर बात करें। उस पर बात न करके हम कहीं धार्मिक भावना में बह जाते हैं और वो करने लगते हैं जिससे हमारा देश कमज़ोर होता है। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात ये है कि आज जो हमारे मूल अधिकार हैं, जो लोगों के, आम लोगों के जो मूल अधिकार हैं, ऐसा लगता है कि उनका हनन हो रहा है। नहीं, मूल अधिकार का हनन तो पूरी तरह से है। इसलिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें जो अधिकार यहाँ पे दिए गए हैं सबको, चाहे वो कोई भी किसी भी कौम का हो और किसी भी कास्ट का हो, वो अधिकार जो दिए गए हैं वो इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं हो रहा है। हमें ये हक नहीं है, नहीं दिया जा रहा है कि हम अपनी मर्जी से जो खाना चाहते हैं वो खाएं और जो पहनना चाहते हैं वो पहने और जैसा जीवन हम व्यतीत करना चाहते हैं वैसा व्यतीत करें। इस बात का अधिकार हमें नहीं दिया जा रहा है, हमें वंचित किया जा रहा है और हमें मजबूर किया जा रहा है। हमें क्या मतलब, मैं हिंदुस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसको इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारे, जबकि संविधान में ये साफ साफ कहा गया है कि आपको ये हक हासिल है कि आप अपने तरीके की ज़िंदगी गुजारें, जो चाहें वो खाएं, जैसा कपड़ा चाहें वैसा कपड़ा पहनें। आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया कि संविधान, कल भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिवस था, उन लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। आज जो उनका संविधान हिंदुस्तान को जो उन्होंने दिया, लिखा, उस संविधान का जहाँ तक हो सकता है कि आज उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, संविधान को नकारा जा रहा है, पूरी तरीके से उसमें इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं और आम नागरिक को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। सारा उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को इसका फायदा हो रहा है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। असल में मसला ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने बनाया था, अब उससे लोग, आज के जो लोग हैं, आज के जो पॉलिटिशियन हैं, वो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के जो बेशतर दफ़ात हैं उनको चेंज कर दिया जाए और वो लगातार चेंज किए भी जा रहे हैं, लगातार उनमें अमेंडमेंट्स किए भी जा रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसमें सबको बराबरी का दर्जा दिया गया है और सबके उत्थान की बात कही गई है, चाहे वो कोई भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी रीजन का रहने वाला हो, सबको बराबरी की हिस्सेदारी दी गई है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ छेड़छाड़ ये बहुत ही बदनसीबी की बात है और बहुत ही ख़राब बात है। ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि ये आपसे भी जुड़ा है, मुझसे भी जुड़ा है। आप एक पत्रकारिता के बारे में जो बात कर, आज की जो मीडिया है वो उस पर सवालिया निशान है और कहीं ना किसी लोगों को शक के घेरे में खड़ी होती है। आज पत्रकारिता या मीडिया, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, शक के घेरे में है। आज जितने भी पत्रकार हैं, लोग ये कहते हैं कि मीडिया कहीं बिक गई है, अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है और मीडिया का एक अहम रोल होता है कि लोगों को जागरूक करना, देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं है कि पत्रकारों को ये मालूम नहीं है कि पत्रकारिता क्या होती है। वो जानबूझकर उसे भूल के बैठे हुए हैं, लोगों का कत्ल कर दिया। इस तरह की न्यूज़ को अगर आप छुपाएं तो ये ठीक है,
इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे भावनाएं भड़कती हैं और और अमन अमन को खतरा पहुंचता है, तो वो आप छुपा सकते हैं किसी हद तक। लेकिन जो और दूसरी सच्चाइयां हैं, जो सच है, वो आप पब्लिक के सामने लाएं। आपका यही धर्म है, एक पत्रकार का यही धर्म है, यही उसकी जिम्मेदारी है। तो दूसरा एक ये है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, केजरीवाल की। केजरीवाल ने एजुकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है, वो दिखता भी लोगों को स्कूल का मॉडल कि उन्होंने स्कूल मॉडल पे काम किया, और स्वास्थ्य सेक्टर में भी बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो आपका इस मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना है? केजरीवाल जी के बारे में मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि उन्होंने जो मेन नीड्स हैं जनता की, और जो उनकी नब्ज़ है, उनको पकड़ने की कोशिश की। वो धार्मिक भावनाओं से उन्होंने अपने आप को दूर रखा, और उन्होंने पब्लिक की नब्ज़ को पकड़ा कि इनकी जो ज़रूरतें हैं वो क्या-क्या हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि जो अब असल ज़रूरत है वो पानी और बिजली है, उन्होंने वो दिया हुआ है। 200 यूनिट फ्री है। हमारा जो बिल आता है वो नील बिल आता है, हमें पेमेंट नहीं करनी होती है, तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदे की बात है ये। इसके अलावा पानी सबको मिल रहा है, और औरतें बस में सफ़र कर रही हैं फ्री, बिना पैसा किए, ये पे किए हुए। ये सब छोटी बातें नहीं है, सब बड़ी बातें हैं। और मेरे ख्याल में तो ये जो फॉर्मूला है केजरीवाल का, इस फॉर्मूले को लोग अब उसकी नकल भी कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक बड़ा अच्छा एक बात दिखाई कि फ्री बसेस सेवा औरतों के लिए, लेकिन मौजूदा हम लगभग 3 महीने से डीटीसी को कवर कर रहे हैं। डीटीसी की जो मौजूदा हालात है, क्लस्टर बसों की जो ड्राइवरों की हालात है, बसें टाइम पर पहुंचती नहीं है, सवारियां 2-2 घंटे इंतज़ार करती हैं। पहले की जो बस सर्विस थी वो हर 15 मिनट में एक बस आती थी या 5 मिनट में बस आया करती थी, लेकिन आज वो आधा घंटा, पौन घंटा, और कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं कि आज ड्राइवरों की तनख्वाहें काटी जाती हैं, उनको टाइम पे सैलरी नहीं दी जाती है, और उनके साथ में बहुत ज़्यादा उनका उत्पीड़न हो रहा है। ये हम 3 महीने से कवर कर रहे हैं। लेकिन औरतों का भी हमने इंटरव्यू लिए, वो कहती है कि पहले हम जब आते थे हमसे पैसे ले लीजिए, लेकिन हमें वक्त पे पहुंचा दिया जाए। क्या मतलब होता क्या है? उन्हें फ्री सफ़र नहीं करने दिया जाता है, या उनको वक्त पे पहुंचाया नहीं जाता है? सर, फ्री सर्विस की वजह से ना तो बसें टाइम पे पहुंच रही हैं, और औरतों हैं या कोई भी हो, उन्हें टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचती हैं, अपने घर पे नहीं आती हैं, बसें रास्ते में खराब हो जाती हैं क्योंकि उनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। क्योंकि कहीं ये लगता है कि फ्री सेवा के चक्कर में बसों का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। अच्छा, देखिए, ऐसा, इसका सिर्फ एक जवाब मैं दूंगा। अगर केजरीवाल जी ने अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं किया, तो वक्त आने पर जनता उनको जवाब दे देगी। एक छोटी सी बात और पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि आज की जो मौजूदा हालात हैं, देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, खास करके औरतों को लेकर के और विशेष धर्म को लेकर के, इन चीज़ें में वो एक मैसेज देना चाहते हैं? ऐसे क्या उनकी राय होगी ताकि आने वाली पीढ़ी को और आने वाले जो राजनीति के लोग हैं उनको किस तरीके से मैसेज पहुंचे कि वो एक अच्छी राजनीति, एक अच्छा देश देखने को? तो समझना चाहिए कि बच्चों को वो पढ़ाएं, लिखाएं, और इन चीज़ों में न ढकेलें। धर्म के नाम पे तलवारें उनके हाथ में दे दी। जी हाँ, जी हाँ, वो तो देख रही है, दुनिया देख रही है, वो मैं उसके बारे में क्या बोलूं। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही है उन नौजवानों के पीछे, मैं उसके बारे में ज़रा बताना चाहता हूं। दरअसल हो ये रहा है कि ये वो नौजवान हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, तो इनको एक काम मिल जाता है कि अब चलो मुझे काम मिला कि चल के मुझे किसी धार्मिक स्थल को ढाना है, या मुझे कुछ लोगों को मारना है, तो ये उनका काम है। चलिए, डॉक्टर वारिस साहब ने बहुत अच्छे से जवाब दिए और सारे बेबाक जवाब दिए। मैं राज चौधरी, न्यूज़ इंडिया से सदैव सत्य के साथ, मेरे सहयोगी कमर आलम के साथ। न्यूज़ इसी तरीके से हमारे न्यूज़ देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और देखते रहिए, और ऐसी नए अलग अलग न्यूज़ों के लिए हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।